हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप जेओए अकाउंट्स और जूनियर ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट जेओए अकाउंट्स और ऑडिटर के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहेंगे। इस वीडियो से पहले मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने में आसानी हो। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे ये मेरी पुरानी वीडियोस या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने पढ़ाए हैं उनसे ही रिलेट करेंगे। ये उन्हीं का ही रिविजनल वीडियो रहेगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हुए हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी। ठीक है, तो हम टारगेट लेके चलेंगे कि हम 1000 क्वेश्चंस फाइनेंशियल अकाउंट्स के, कॉस्ट अकाउंट्स के और मैनेजमेंट अकाउंट्स के सबको मिला के टोटल इतने क्वेश्चंस सॉल्व कर लें। ठीक है, इससे हमारे जेओ अकाउंट्स की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नहीं करे हो। ठीक है, तो अब आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द एंट्री बुक कीपिंग ऑरिजिनेटेड या फिर ऑरिजिनेट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्हेन डिड डबल एंट्री बुक कीपिंग ऑरिजिनेट। तो इसका ऑप्शन ए है 40th सेंचुरी, ऑप्शन बी है 16th सेंचुरी, ऑप्शन सी है 18th सेंचुरी, ऑप्शन डी है 20th सेंचुरी। तो आप आंसर कर सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है 40th सेंचुरी। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हु इज़ ऑफ्टन क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा जो मॉडर्न अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, ठीक है, उसका जो क्रेडिट है डेवलपमेंट का वो किसे गया है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है लुका पेसियोली, इसाक न्यूटन, एरिस्टोटल और लियोनार्डो द विंसी। ठीक है, इसमें देखिए दो ऑप्शन, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तो आप एलिमिनेटर मेथड से आप इनको रिजेक्ट कर सकते हैं। इसाक न्यूटन आपको पता है साइंस की फील्ड है। ठीक है, एरिस्टोटल आपका मैथ्स और ज्योग्राफी के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब बचता है आपके पास ल्यूका और लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, इसमें जो हम कहते हैं ना फादर ऑफ द अकाउंटिंग वो है लुका पेसियोली। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो यही है, ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, लुका पेसियोली। बट लियोनार्डो द विंसी इसके बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि ये इनके असिस्टेंट टाइप ही रहे, मतलब इनके अंडर उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है अपनी लाइफ की जर्नी में। ठीक है, तो लियोनार्डो द विंसी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा विच सिविलाइजेशन इज नोन फॉर डेवलपिंग सम ऑफ द अर्लीस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच सिविलाइजेशन इज नोन फॉर द डेवलपिंग सम ऑफ द अर्लीस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सी वो सिविलाइजेशन थी जिसमें हमें मिला है कि सबसे पहले अकाउंटिंग सिस्टम का वो यूज़ करना शुरू कर चुके थे। तो आप इसका आंसर कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो है मेसोपोटामिया। ठीक है, तो मेसोपोटामियन की इन सिविलाइजेशंस में हमने पाया था कि यहाँ पर लोगों ने अकाउंटिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, मतलब मेनली बुक कीपिंग इन्होंने शुरू किया। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ऑडिटिंग का जो फर्स्ट कंसेप्ट था वो कब आया है आपके पास। ठीक है, तो उसका जो उसका जो आंसर रहेगा वो है हमारी 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में टॉपिक्स के क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो से वो चीज़ें ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है विच अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी वाज वाइडली यूज्ड बिफोर द एडवेंट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, तो कौन सी अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी को वाइडली यूज़ किया जाता था डबल एंट्री सिस्टम के पहले। ठीक है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम तो काफ़ी लेट आया है। ठीक है, उससे पहले कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता था वो आपको इसका आंसर करना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग।
देखिए ट्रिपल एंट्री कुछ होता नहीं है, ठीक है, क्वाड्रपल ये भी कुछ नहीं है हमारे लिए, और एक्रोल अकाउंटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। देखिए अगर आपको एक्रोल अकाउंटिंग को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्रोल अकाउंटिंग को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इटालियन मैथमेटिशियन रोड द फर्स्ट नॉन अकाउंटिंग टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो अकाउंटिंग की जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक थी वो किसने लिखी थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है फिबोनेसी, फिर है लुका पेसियोली, फिर है गैलीली, फिर उसके बाद है निकोलो तरतागलिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, लुका पेसियोली, ठीक है। ऑप्शन फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है The Industrial Revolution had a significant impact on the accounting practices. Which of the following is not a reason for this impact? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसका जो आंसर रहेगा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। इंक्रीज्ड कम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, राइज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ऑप्शन सी है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, और डी है एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर रहेगा वो है इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसी वजह से बाद में ये चीज़ें बनी थी, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी, चलो ये हमारा कंसेप्ट काफ़ी लेट आया हुआ है, ठीक है। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम ये भी काफ़ी लेट आया हुआ है, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड तो बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ है, ठीक है। पहले कम था, फिर बाद में जाके ये काफ़ी चीज़ें एक्सपेंड हुई है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो आंसर रहेगा वह इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो अब चलते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। तो एट्थ क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन वाज द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो आपका फुल फॉर्म, ठीक है, AICPA की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, और ये कब फाउंड किया गया था, तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका जो आंसर है वो है 1887, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि विच लेजिस्लेशन इन यूनाइटेड स्टेट ब्रॉट अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है हमारा सिक्योरिटीज़ एक्ट 1933, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन है इसके, सिक्योरिटी एक्ट 1933, और साथ ही साथ आपको एक और याद रखना है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज एक्ट, ठीक है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज एक्ट, ठीक है, वो है 1934, ये दोनों, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में ये दोनों होंगे तो वो तो ऑप्शन ही वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों ही साथ में इनके दोनों के ही थ्रू ये चीज़ इन्फ्लुएंस किए गए थे, ठीक है। ओके, तो 1933 सिक्योरिटीज़ एक्ट 1933 एंड सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज एक्ट 1934, ये दोनों ही इसके आंसर है, ओके, ठीक है। कन्फ्यूजन इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन थी, मैंने पुराने क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि दोनों ही इसके आंसर हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके बारे में भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। देखिए IFRS जो इशू किए थे वो किए थे ऑप्शन बी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर भी देख लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला तो यही कि IFRS की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, IASB की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो IFRS की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और उसके बाद IASB की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो फादर है या मॉडर्न कॉस्ट अकाउंटिंग के जो फादर है, ठीक है, इनमें से किसको कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने जेली निकल्सन, फिर है हेनरी फेयल, फिर है एडम स्मिथ, फिर है चार्ल्स बेबेज। देखिए आप इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए, जेली निकल्सन, ठीक है।
थोड़ा सर्च करने के बाद मुझे इसका यही आंसर मिला है। ठीक है, वैसे काफ़ी जगह वो लुकास पेसियोली भी आया था, बट इसका जो आंसर रहेगा वो है जेली निकलसन। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मेडिवल टेलिस्टिक अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस पेपर्स में आया भी है। ठीक है, मेडिवल टेलिस्टिक, एग्जैक्टली जो मेडिवल टेलिस्टिक था वो किस लिए यूज़ किया जाता था। देखिए ऑप्शन ए है टू ट्रैक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिर है टू रिकॉर्ड टैक्स पेमेंट्स, फिर है टू मॉनिटर एम्प्लॉयज सैलरी, फिर है टू कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट। देखिए ये जो है मेडिवल, तो मेडिवल जो एरा था हमारा वो काफ़ी लड़ाई झगड़े वाला एरा है। ठीक है, वहाँ पे राजा वगैरह राज करते थे। ठीक है, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, ये तो कंसेप्ट उस टाइम आई थिंक मतलब अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद है टू मॉनिटर एम्प्लॉय सैलरीज, ऑप्शन सी। ठीक है, ये भी सैलरी वगैरह का भी वहाँ पे कोई फंडा नहीं था। ठीक है, पैसे देते थे बट वो चीज़ें उस तरह नहीं थी ना, करेंसी के थ्रू नहीं चलती थी चीज़ें उस टाइम। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन रहेंगे ना, ऑप्शन ए एंड बी, ये दोनों ही मेरे हिसाब से इसके आंसर है और ये ठीक है दोनों। ठीक है, टू ट्रैक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और टू ट्रैक टैक्स पेमेंट्स। देखिए जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उस टाइम की हुआ करती थी वो टैक्स की ही होती थी, वो टैक्स लेते थे लोगों से। ठीक है, यही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी राजाओं की। ठीक है, अब वो टैक्स करेंगे और तो यही क्या बनेगी उनके लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बनेगी। ठीक है, तो अगर इन दोनों में फिर भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से चारों के चारों आपके पास यही इस तरह के ऑप्शन या दोनों ऑप्शन में पूछे गए हैं, तो उसका जो आंसर रहेगा, राइट आंसर, वो है ऑप्शन ए, टू ट्रैक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या मनी से रिलेटेड ऐसे ट्रांजैक्शन जो किया करते थे उन्हीं का ही ट्रैक रिकॉर्ड रखता था मेडिवल टेलिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस रेदर देन देयर करंट मार्केट वैल्यू। ठीक है, इनमें से कौन सा एसेट आपको बताता है कि आपको जो फिक्स्ड एसेट है उसको हमेशा ओरिजिनल परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए, करंट प्राइस पे नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो है हमारा ऑप्शन ए, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमने प्रिंसिपल्स वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, मैं आपसे सभी से फिर से रिक्वेस्ट चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियोस को, उन टॉपिक्स को अच्छे से देख लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आके आप उनके आंसर्स कर सकते हैं, इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो साथ साथ हम आगे के इन ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैचिंग प्रिंसिपल आपको बताता है कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, ठीक है, एक्सपेंसेस और जो रेवेन्यू होते हैं वो हमेशा सेम पीरियड, जैसे आपने मंथ के लिए कोई एक्सपेंस किया है ना, तो उससे कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ये दोनों हमेशा उसी पीरियड में, उसी सेम मंथ में क्या करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी सेम यही है कि आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज इसमें होता है। फिर कंजर्वेटिज्म है, तो प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट्स को नहीं देखना है आपने आगे, खुद का थोड़ा सा सेफ रखना है। प्रॉफिट्स की जगह हमेशा फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को कंसीडर करना है ज़्यादा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स है। इसका जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बिकम वाइडली अडॉप्टेड बाय बिजनेस। ठीक है, तो जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम था वो कब वाइडली अडॉप्ट किया गया था बिजनेस के द्वारा, तो इसका जो आंसर है वो है 1990 से लेकर 2000 के बीच का। ये पूरा पीरियड आपको बताया जाता है कि यहाँ पर अकाउंटिंग सिस्टम कंप्यूटराइज होना शुरू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी और डी दोनों ही रहेंगे इसके आंसर। ठीक है, देखिए अगर आपको पूछा जाता है फिर भी, तो इसका जो आंसर था वो 1990s था, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों ही इसके आंसर हैं, क्योंकि इनके बीच में ही काफ़ी कंप्यूटर सिस्टम, उसके बाद तो बहुत ही अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ चुके थे। फिलहाल इसका जो आंसर रहेगा वो है 1990 से 2000 के बीच का पीरियड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच अकाउंटिंग मेथोलॉजी फोकस्ड ऑन रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू when it's earned and expenses when they are incurred regardless of when cash is exchange। मतलब हमने कैश को, मतलब कोई अगर आप किसी रेवेन्यू को जनरेट कर देते हैं, ठीक है, बट उसकी जो पेमेंट है वो आपको फ्यूचर में हो रही है, लेट हो रही है। ठीक है, आपने सेल की अभी, ठीक है, आपने सेल की जनवरी में और उसकी जो पेमेंट मिली आपको वो फरवरी में मिली। ठीक है, तो आप इसको कंसीडर करेंगे कि ये जनवरी की ही रेवेन्यू है। ठीक है,
चाहे वो फरवरी में जाके मिली, हमें कब मिली है उस चीज़ को हमें इग्नोर करना होता है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा कंसेप्ट आपको या कौन सी मैथोलॉजी आपको ये चीज़ डिस्क्राइब करती है अकाउंटिंग की, ठीक है। तो हमने ये जो चीज़ पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन, इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। देखिए कैश बेसिस में हम सिर्फ कैश को रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो फीफो और लीफो है ये हमारे मैनेजमेंट के कुछ एनालिटिकल टूल्स हैं ये, ठीक है। तो इसको हम वही मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है विच लेजिस्लेशन पास्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2002 एम टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिस्टोर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बाय एनहेंसिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है सर्वेंस ऑक्सीले एक्ट्स, ठीक है। ये अभी शुरुआत में जो हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना वो ज़्यादातर हिस्ट्री से लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन, या अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आप एक बार उसको पढ़ लें, ठीक है। तो उसके बाद है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन है विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिक्वायर्स बिजनेसेस टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस इन द सेम पीरियड एज द रेवेन्यू दे हेल्प टू जनरेट। देखिए ये चीज़ अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की, ये चीज़ हमें जो डिस्क्राइब की जाती है वो की जाती है मैचिंग प्रिंसिपल में, ठीक है। कंसिस्टेंसी आपको सिर्फ बताता है कि हमें बिजनेस को हमेशा लंबे समय तक, मतलब कंटिन्यूटी या फिर हमेशा अकाउंट्स को लंबे समय तक प्रॉपर बनाते रहना है, बीच में बनाया बीच में नहीं बनाया ये चीज़ नहीं करनी है। फिर है मटेरियलिटी, ठीक है। अच्छे अच्छे उसमें क्या करना है हमने मटेरियल यूज़ करना है, ठीक है। आइटम्स यूज़ करनी है जो हमारे प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम में दी गई है, ठीक है। फिर है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है मैचिंग प्रिंसिपल। देखिए सेम पीरियड के लिए आपको कौन बताता है हमेशा, वो मैचिंग प्रिंसिपल बताता है, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में बताया जाता है पेमेंट्स को इग्नोर करना है, कैश रिसीव, कैश आपको जब भी मिले उस चीज़ को बस आपने इग्नोर करना है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि रेवेन्यू उसी मंथ को रिकॉर्ड करना है जिस मंथ में वो चीज़ हुई थी, ठीक है। ये थोड़े से सिमिलर है, बस इसका डिफरेंस आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। ओके, देखिए मैं यहीं पे क्लिक कर देता हूँ। मैचिंग जो रहता है वो हमेशा एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इन दोनों के लिए है, ठीक है। इन दोनों को आपस में मैच करना है आपने। अगर जनवरी का एक्सपेंस किया है तो उस एक्सपेंस से कुछ ना कुछ रेवेन्यू होगा, तो वो जनवरी में ही रिकॉर्ड होगा, वो फरवरी में जाकर रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। ये आपको कौन बताएगा, ये मैचिंग प्रिंसिपल बताता है, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में आपको बताया जाता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है जब वो हुआ है। अगर आप सेल जनवरी की कर रहे हो तो वो सेल्स जो होगी रिकॉर्ड वो जनवरी में ही होगी, ठीक है। ये चीज़ बताता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है। आपको यहाँ पर इग्नोर करना है क्या, कैश। देखिए कैश कभी भी मिल सकता है, वो फरवरी में मिल सकता है या और बाद या और लेट भी मिल सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर हमने कैश की जो रिसीविंग होती है उस चीज़ को इग्नोर करना है टोटली, और सिर्फ आपने जो उसको रिकॉर्ड करना है वो जनवरी में ही होगा, ठीक है। कैश पेमेंट जब मर्जी मिलती रहे, ठीक है, वो हम बाद में जब मिलेगी तब उसकी होती है एंट्रीज, ठीक है। बट जो रेवेन्यू जो हमने रिकॉर्ड करना है एग्जैक्टली वो कब करना है, वो उसी मंथ में करना है जिस मंथ में वो हुआ होता है। ये चीज़ बताता है रेवेन्यू कैलकुलेशन, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों इन दोनों का स्लाइड सा जो ये डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक्चुअल अकाउंटिंग की ज़्यादा तरफ ध्यान देता है, ठीक है। और मैचिंग एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को दोनों को, ठीक है, मैच करने के लिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन विच स्टेट्स दैट एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस इक्विटी। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो है लुकास पेसियोली, क्योंकि यही क्या हमारे फादर ऑफ द अकाउंटिंग है। तो यही हमें डिस्क्राइब करके गई थी कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ठीक है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल जो हम कहते हैं, ये अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 19th क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। ये फिर से रिपीट हो गया, इसका जो आंसर था वो है ऑप्शन बी, IASB, ठीक है। ये है नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन,
वट इम्पैक्ट डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैव ऑन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पे क्या इफेक्ट पड़ा था जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पढ़ लेना, ठीक है, ये अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास ना, एक है डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, ठीक है, और एक है डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, एग्जैक्टली इसका जो आंसर रहेगा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, क्योंकि उसी दौरान ये डबल एंट्री सिस्टम आपको इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सी ऑप्शन जो दिया है वो डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग की डेवलपमेंट उस टाइम नहीं हुई थी, ठीक है, बट उसमें काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो रही थी उस टाइम। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे मेथड्स दिया हुआ ना आपको, लास्ट में लिखा गया है मेथड्स, डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स। ठीक है, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स स्लाइटली बाद में बने हैं, पहले भी बने थे कुछ चीज़ें। ठीक है, ये उस टाइम की चीज़ें नहीं है, याद रखना आपने। ठीक है, इसका जो आंसर है इंट्रोडक्शन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डाटा और इन्फॉर्मेशन ऑन। ठीक है, जो अकाउंटिंग है वो डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर्स। ठीक है, मैनेजर्स के लिए फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, फिर सी है कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। फिर है उसके बाद ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, अकाउंटिंग हमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन देती है बिजनेस की, जैसे कि इनकम एंड कॉस्ट, ठीक है, जो मैनेजर को जरूरी है, फाइनेंशियल कंडीशन इंस्टीट्यूशंस की, कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, ये सारे ही क्या है इसके आंसर रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है हु कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब फादर आपको याद रखना है कॉस्ट अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और मैनेजमेंट का और अकाउंटिंग का, मॉडर्न अकाउंटिंग का फादर्स। ठीक है, तो ये सारी तरह के क्वेश्चन आपको इंक्लूड करके रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप इसके आंसर फटाफट करें। ठीक है, तो आई थिंक कि वीडियो लंबी हो रही है, हम थोड़ा फास्ट करते हैं क्वेश्चन और इसका आंसर। ठीक है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो भी यही है। ठीक है, लुकास पेसियोली। ठीक है, उसके बाद है देखिए इसका जो फादर ऑफ अकाउंटिंग, देखिए फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है तो इसकी बुक जो इसने रिटर्न की थी, ठीक है, उस बुक का नाम और बुक का ईयर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है लॉन्ग टर्म एसेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोसेसिंग अ वैल्यू आर कॉल्ड। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, एसेट्स आपको बताने हैं कौन से लॉन्ग टर्म, ठीक है, और फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका नहीं है, यहाँ पे ये वर्ड आपने ध्यान रखना है विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा जो फिजिकल एग्जिस्टेंस जिन एसेट्स की नहीं होती है उन्हें इंटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, करंट एसेट्स आपको पता है 1 ईयर के शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इसकी कैश वैल्यू 1 टाइम होती है। ठीक है, एक बार आपने यूज़ की और कैश उसी टाइम वो खत्म हो जाएगा, मतलब कैश वैल्यू उसकी खत्म हो जाएगी, उस चीज़ की वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिक्स्ड की आप इसको कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन वो है द डेट्स विच आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, अ ईयर और उसका कम, ठीक है, लेस और लेस आर रेफर टू एज करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए करंट लाइबिलिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट इज। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस परचेज, नेट प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। तो इसका जो आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, आपको पता है कि इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपने ध्यान रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ मिलता है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कब कौन से अकाउंट पे बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी है बैलेंस शीट, ऑप्शन सी है ट्रायल बैलेंस और ऑप्शन डी है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया जाता है कि हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है वह इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा आप एक बार पढ़ सकते हैं कि ऑप्शन क्या है, डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग सॉरी। उसके बाद डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम सेल्स, फिर है डिडक्ट ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर ऑप्शन डी है लुक इन द स्टॉक अकाउंट। ठीक है, मैं आपके लिए 2 और 3 सेकेंड्स का मैं, या फिर आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप मेरे क्वेश्चन रिपीट करने के बाद क्या कर सकते हैं कि पॉज कर लें और उसके बाद अपना आंसर लिख लें कहीं पे। ठीक है, तो इससे आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, 27th क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ऑब्जर्व एट द रिकॉर्डिंग स्टेज। ठीक है, इनमें से रिकॉर्डिंग स्टेज पे कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ठीक है, फिर है हिस्टोरिकल, फिर है रियलाइजेशन, फिर नन ऑफ द अबव। रियलाइजेशन पार्टनरशिप का क्वेश्चन है या पार्टनरशिप का कंसेप्ट है। ठीक है, हिस्टोरिकल है या फिर हिस्टोरिकल आपके लिए एसेट्स की रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर आपका बचता है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। देखिए, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट आपको बताता है कि हमें हमेशा हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू के साथ उनको रिकॉर्ड करना है, डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब अगर कोई चीज़ बिजनेस में आ रही है तो साथ ही साथ कुछ ना कुछ जाएगी भी, कम भी होगी। ठीक है, या साथ साथ अगर कुछ बढ़ रहा है तो कोई और चीज़ भी बढ़ेगी साथ साथ। मतलब कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को आपने प्रिपेयर मतलब हमेशा माइंड में रखते ही हर एक चीज़ को, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, यही चीज़ कौन बताता है हमें, ड्यूल एस्पेक्ट बताता है। ठीक है, और यही क्या होता है शुरुआत से लेके या फर्स्ट प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, इनमें से कौन सा फिक्स्ड एसेट्स को सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा बताती है कि सबसे अच्छी बताती है कि ये फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, आर बॉट टू, फर्स्ट ऑप्शन है आर बॉट टू बी यूज इन बिजनेस में यूज़ करने के लिए लाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है आर एक्सपेंसिव आइटम बॉट फॉर द बिजनेस। ठीक है, आर आइटम विच विल नॉट वेयर आउट क्विकली। ठीक है, उसके बाद है आर ऑफ लॉन्ग लाइफ आर नॉट परचेज स्पेशली फॉर रीसेल। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी ही रहेगा। ठीक है, आर ऑफ लॉन्ग लाइफ के लिए हम जो चीज़ खरीदते हैं या यूज़ करने के लिए जो खरीदते हैं। ठीक है, और याद रखना कि स्पेशली ये चीज़ जो खरीदी जाती है वो रीसेल के लिए नहीं खरीदी जाती है। ठीक है, अब रीसेल के लिए आप खरीदोगे तो उनको हम गुड्स कहते हैं। ठीक है, ओके, और वो करंट एसेट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है फिक्स्ड एसेट्स की प्रॉपर एक लाइन जो इसमें से सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करती है। ठीक है, ओके, इसमें ऑप्शन ए आपको नहीं करता है, ऑप्शन बी भी नहीं करता है और ऑप्शन सी भी नहीं करता है। इसमें सबसे अच्छा है ऑप्शन डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट 30th क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 30th क्वेश्चन है द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज़। ठीक है, इनटू अ सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज टू। ठीक है, द चार्ज ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज़ इनटू अ सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज टू। तो ऑप्शन ए है ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी है बैलेंस शीट और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ठीक है, द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटी इनटू अ सेलेबल कंडीशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द, तो सेल्स लेजर, नॉमिनल लेजर, परचेज लेजर या फिर जनरल लेजर। तो सप्लायर पर्सनल अकाउंट जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो है हमारा परचेज लेजर्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट रिसीव्ड आर। ठीक है, तो डिस्काउंट जो हमें मिलता है या बिजनेस को जो डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर। ठीक है, ऑप्शन बी डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव्ड कैश, ऑप्शन सी गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
ठीक है, इसका जो आंसर है डिस्काउंट क्या होता है, बायर जो क्या करता है, गारंटी करता है डिस्काउंट को सेलिंग के टाइम, सॉरी सेलर जो आपको एक गारंटी देता है गुड्स के खरीदने के ऊपर कि हाँ भाई इतना लेस है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन ए है, बायर ऑफ गुड्स गारंटी डिस्काउंट बाय सेलर, गारंटी। ठीक है, ये डिस्काउंट उसको दिया गया है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स इनवॉइस आर फर्स्ट एंटर्ड इन। ठीक है, तो जो सेल्स इनवॉइस थे वो सबसे पहले कब आए थे, ठीक है, या फिर सॉरी कब वो चीज़ इंट्रोड्यूस स्टार्ट की जाती है। ठीक है, तो सेल्स मतलब सबसे पहले कहाँ हम एंटर करते हैं, कौन से बुक्स में हम उनको एंटर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें द कैश बुक, फिर है द परचेज जर्नल, फिर है द सेल्स जर्नल, फिर ऑप्शन डी है द सेल्स अकाउंट। इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सेल्स में। ठीक है, तो सेल्स इनवॉइस है तो कहाँ जाएगा, हमेशा सेल्स की जर्नल में ही जाएगा। परचेज इनवॉइस है तो कहाँ जाएगा, परचेज की जर्नल में। ठीक है, अब कैश का ही रिकॉर्ड रखना है सिर्फ सिंगल एंट्री को, तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एंटर्ड इन परचेज जर्नल। तो परचेज जर्नल में क्या एंटर किया जाता है, अभी हमने सेल्स का ही किया, तो इसका जो आंसर रहेगा वो है परचेज इनवॉइस, सिंपल है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द बैलेंस शीट डेट द बैलेंस इज ऑन एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इसका आंसर रहेगा, तो पहला ऑप्शन है सिंपली डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट्स इन द बैलेंस शीट, फिर है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर ऑप्शन सी है ट्रांसफर टू द एसेट्स अकाउंट, फिर ऑप्शन डी है ट्रांसफर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिंपली डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट्स इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसको जो इसके बारे में अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए हमें डेप्रिसिएशन या फिर मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे जल्दी ही। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वी टेक गुड्स फॉर ओन यूज़ वी शुड। ठीक है, अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए कुछ ले जाते हैं बिजनेस से तो उसे पता है कि क्या कहते हैं, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, ओके, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बैठेगा, तो ऑप्शन ए है डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट माइनस क्रेडिट परचेज अकाउंट। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका आंसर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, जब तक मैं चीज़ें को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर ऑप्शन बी है डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट, फिर है क्रेडिट स्टॉक अकाउंट, फिर है डेबिट सेल्स अकाउंट, फिर है क्रेडिट स्टॉक अकाउंट, फिर है डेबिट परचेज अकाउंट, फिर है क्रेडिट ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो इसका आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यही इसका आंसर है। हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, और परचेजेस में क्रेडिट डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि उसने चीज़ें को गुड्स को लिया है। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या ले गया है वो। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 38 क्वेश्चन है व्हेन अ पैटी कैश बुक इज़ केप्ट देयर विल बी। ठीक है, तो पैटी कैश बुक, ठीक है, तो पैटी कैश बुक क्या होता है, पेनीज को रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब छोटे छोटे कैश अमाउंट्स को, क्योंकि इनकी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं दिन की बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बल्क में चीज़ें होती है बिजनेस के पास, तो ये प्रॉपर अगर कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी तो क्या हो जाएगा, इससे ऐसे ही बेकार में कैश बुक बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट जो होते हैं ना, जो खर्चे होते हैं, इन चीज़ों को हम पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है फ्यूर एंट्रीज मेड इन जनरल लेजर्स, ऑप्शन सी। ठीक है, क्या है ये, फ्यूर एंट्रीज मेड इन जनरल लेजर्स। ठीक है, फिर है फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इफ़ ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट एग्री द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन। ठीक है, अगर आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो गड़बड़ हो गया है, ठीक है, वहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो आपका बराबर नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं उसकी जगह पे एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट को बता देता है हमें कि हाँ ये दोनों इस तरह बराबर हो जाएगा। ठीक है, इससे डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाता है, हमारा बराबर हो जाता है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी या आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।